हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी जी 2020 के मेंस के पेपर्स की श्रृंखला में आज हम लोग फिजिक्स का सेक्शन स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, तरुण सर का जो सब्जेक्ट है वो फिजिक्स है, तो मैं अपने सब्जेक्ट में फिजिक्स का जो पेपर है वो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा चैप्टर वाइज। और जो आज मैं चैप्टर ले रहा हूं दैट इज एनएलएम, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। आप लोग ये जान करके आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि एनएलएम एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है फिजिक्स में, लेकिन आईआईटी जेईई में पिछले साल जो है वो इसमें से 7 क्वेश्चंस ही पूछे गए हैं। इसका मतलब ये एक मीडियम लेवल की प्रिपरेशन अगर आप इसमें कर लेते हैं देन इट इज गुड। तो एनएलएम के लिए आपको मॉडरेट प्रिपरेशन की जरूरत है। 7 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 1 बाय 1 करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 जैसा कि आप लोगों की स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, ए इंसेक्ट इज एट द बॉटम ऑफ a hemispherical ditch of the radius 1 meter. It crawls up the ditch by starts slipping after a height h from the bottom. If the coefficient of the friction between the ground and the insect is 0.75, then h is equal to, और g की वैल्यू हमें 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो लेनी है। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है और ये ऑलमोस्ट हर जगह करवाया जाता है। आपको मेरे हर साल के नोट्स में एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। क्वेश्चन ये है कि एक हेमीस्फीयर है और उस हेमीस्फीयर की रेडियस r है, r इज गिवन एज 1 मीटर। यहां कोई इंसेक्ट जो है वो बॉटम से चलना शुरू कर देता है। यहां पर कोई इंसेक्ट है और वो बॉटम से चलना शुरू कर देता है। जब ये h हाइट पर पहुंचता है तो इस पॉइंट पर स्लिपिंग स्टार्ट हो जाती है, उस पॉइंट पर वो स्लिप होना स्टार्ट हो जाता है। और आपको दे रखा है म्यू विच इज 0.75 और जी की वैल्यू 10 है, या हाइट h आपको निकालनी है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन। देखिए, अगर मैं आपसे कहता हूं कि इसका मास m है तो नीचे की तरफ mg लगेगा। सपोज ये एंगल अगर थीटा है तो इसके दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, ये वाला एंगल भी थीटा होगा। ये चीज हो गई mg cos थीटा और ये चीज हो गई mg sin थीटा। जो भी डिच है, जो भी ये हेमिस्फेरिकल सरफेस है, उसमें इस पर नॉर्मल रिएक्शन n प्रोवाइड किया होगा और इसमें भी एक नॉर्मल रिएक्शन इस ग्राउंड पर लगाया होगा। जब ये ऑब्जेक्ट स्लिप होता है, नीचे जाने की कोशिश करता है, तो ऊपर की तरफ एक फ्रिक्शन लगेगा और वो जो फ्रिक्शन है वो होगा स्टैटिक फ्रिक्शन, अगर हम चाहते हैं कि ये स्लिप नहीं हो। तो अगर मैं इस सिचुएशन में देखूं, ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स बराबर नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स, तो mg cos थीटा जो है दैट विल बी बैलेंस्ड बाय द नॉर्मल रिएक्शन n। तो फर्स्ट इक्वेशन आ गई, n इज इक्वल टू mg cos थीटा, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन विल बैलेंस mg sin थीटा। तो ये हो गया मेरे पास में स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू mg sin थीटा, इक्वेशन नंबर 2। नाउ वी नो दैट क्या जानते हो बच्चों? आप जानते हो कि जो भी स्टैटिक फ्रिक्शन होता है ये अपनी लिमिटिंग वैल्यू से छोटा होता है, और इस केस में जब स्लिपिंग स्टार्ट होगी इट विल बी इक्वल टू द लिमिटिंग फ्रिक्शन, इट विल बिकम द इक्वल टू द लिमिटिंग फ्रिक्शन। अगर मैं इसको स्टार्ट करके आगे सॉल्व करता हूं, इसको fs की वैल्यू मुझे पता है, mg sin थीटा इज इक्वल टू म्यू इंटू n, और n कौन है मेरे पास में? mg cos थीटा। तो यहां से मुझे पता चल गया tan थीटा इज इक्वल टू म्यू, एंड म्यू इज गिवन एज 3/4। थीटा की कितने डिग्री की वैल्यू 3/4 होती है? तो इसका आंसर है 37 डिग्री। तो मेरे पास में जो थीटा आएगा वो आएगा 37 डिग्री। बच्चों, अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर डाल दूं तो ये जो डिस्टेंस बन जाएगी, ये डिस्टेंस हो जाएगी मेरे पास में h। और अगर अपन ऊपर वाले ट्रायंगल को देखें, सपोज अगर मैं इस वाले ट्रायंगल को देखूं तो इस ट्रायंगल को आप गौर करें, मेरे पास में दिस इज r, दिस इज एंगल थीटा, सो दिस विल बी r cos थीटा। तो ये जो चीज है ये है r cos थीटा। पूरी जो डिस्टेंस है वो है उसकी रेडियस r, और जो ऊपर वाला पार्ट है वो है r cos थीटा। Hence the height h is equal to r minus r cos theta. r is given as 1, तो मैं यहां पर रख दूंगा 1 minus cos 37 degrees, and cos 37 is 4/5, so the answer is 1/5 which is 0.2 meters, और ऑप्शन नंबर C is the correct answer। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर पढ़िए जरा। A particle moving in an xy plane experiences a velocity dependent force F which is given like this: k times vy I cap plus vx j cap, where vx and vy are the x and y components of the velocities. Acceleration जो है वो है a वेक्टर पार्टिकल का, और आपसे पूछा गया है कि जो 4 ऑप्शंस आप नीचे देख सकते हैं उसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए कैसे करना है देखिए प्लीज। अगर मैं आपसे इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने के लिए कहता हूं, सॉल्यूशन कैसे करेंगे देखिए। अगर मैं पार्टिकल का मास m मान लेता हूं तो आप जानते हो कि जो भी फोर्स होता है वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन वेक्टर जो दिया जाएगा
ये एक्सेलरेशन वेक्टर क्या है, व्हाट इज एक्सेलरेशन वेक्टर? तो एक्सेलरेशन वेक्टर जो हो जाएगा ये हो जाएगा F डिवाइडेड बाई M इंटू वी वाई आई कैप प्लस वी एक्स जे कैप। ठीक है, ये क्वेश्चन में आपको दे रखा है। ठीक है, अब यहां से अपन आगे सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे क्या बनता है। अगर इसको अपन गौर से देखें, सपोज मैं इसको एफ एक्स और एफ वाई लिख लेता हूं, सपोज इफ आई टेक इट एज एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो कि जो एफ एक्स हो गया जो कि हो जाएगा मास इंटू ए एक्स विच इज इक्वल टू के इंटू वी वाई, और जो है मेरे पास में एफ वाई ये हो जाएगा मास इंटू ए वाई विच इज इक्वल टू के इंटू वी एक्स। ठीक है, और जो भी फोर्स होता है आप उसे लिख सकते हैं dv बाई डी एक्स, क्योंकि ये x कंपोनेंट है तो एक्सेलरेशन ax हो जाएगा dv बाई dt, और ये लिखा हुआ है मास इंटू a ऑफ vy बाई dt। तो ये है इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2। आप इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर दीजिए। अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर देता हूं तो मास से मास कट जाएगा, मेरे पास में आया d ऑफ vx डिवाइडेड बाई d ऑफ vy इज इक्वल टू vy अपॉन vx। इधर उधर ले जाकर के इंटीग्रेट कर लेंगे तो vx d vx इज इक्वल टू vy इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ d ऑफ vy। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लिया तो ये आ गया मेरे पास में vx स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू वी वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस ए कांस्टेंट, उस 2 को मैं कांस्टेंट में डाल देता हूं, सो इट कैन बी रिटन लाइक दिस। यहां से मुझे पता चल गया वी एक्स स्क्वायर माइनस वी वाई स्क्वायर, कोई कांस्टेंट है सी, है ना, तो लेट अस से दिस इज ए कांस्टेंट। ठीक है, अब ये सब करने का पर्पस क्या है? तो जब हम लोग ऐसा कुछ करते हैं तो हमारे पास में एक्सेलरेशन तो ये चीज दे रखी है और वी एक्स माइनस वी वाई कांस्टेंट है। ठीक है, अगर मेरे पास में एक्सेलरेशन को मैं वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करूं सपोज, तो स्टूडेंट्स आपने करेक्शन कर लिया होगा, ए वेक्टर को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। अब जो ऑप्शन नंबर 3 है उसको अगर फोकस करें, वी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, अगर मेरे को दो वेक्टर्स का डॉट क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो आप कैसे लिखते हैं? दो लोग हैं मेरे पास में, तो एक हो जाएगा आई कैप और एक हो जाएगा मेरे पास में जे कैप, राइट, आई कैप एंड जे कैप। सो दिस इज इक्वल टू वी एक्स वी वाई, v वेक्टर का कंपोनेंट्स हो गए वी एक्स वी वाई और ए एक्स ए वाई, सो दिस इज ए एक्स एंड ए वाई। ठीक है, अगर मेरे को इसको आगे सॉल्व करना है तो मैं क्या करूंगा, देखिए आप वैल्यूज डाल दीजिए, आई कैप जे कैप वी एक्स वी वाई और ए एक्स ए वाई की जगह पर देखिए ए एक्स क्या है, दिस इज ए एक्स, तो ये है मेरे पास में के बाई एन टाइम्स वी वाई और ये है के बाई एन टाइम्स वी एक्स। ठीक है, k बाई एन को मैं कॉमन ले लेता हूं तो ये आ गया मेरे पास में k बाई एन। आप अगर इसको खोलेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो vx इंटू वी एक्स का स्क्वायर माइनस वी वाई का स्क्वायर, और वी एक्स का स्क्वायर माइनस वी वाई का स्क्वायर इज ए कांस्टेंट, हमने थोड़ी देर पहले प्रूव किया था, तो दैट इज k c बाई m, दैट इज कांस्टेंट। क्योंकि k भी कांस्टेंट है, c भी कांस्टेंट है और m भी कांस्टेंट है, तो मेरे पास में यहां पर तीनों ही चीजें कांस्टेंट आ जाती है, इसीलिए v क्रॉस a इज ए कांस्टेंट। तो इसका जो आंसर आएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, v क्रॉस a इज ए कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, पढ़िए। मास ऑफ 10 kg सस्पेंडेड बाय अ रोप ऑफ लेंथ 4 meters फ्रॉम अ सीलिंग, a force F is applied horizontally at the midpoint of the rope such that the top half of the rope makes 45 degrees with the vertical. F is equal to, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, देखिए 4 मीटर की रस्सी है, 2 मीटर इस तरह से है, 2 मीटर इस तरह से, रस्सी के मिड पॉइंट है, 2 मीटर बीचों बीच में एक फोर्स हॉरिजॉन्टली लगाया गया है, पूरा अरेंजमेंट आपको दे रखा है, मास m जो है वो 10 kg है, फोर्स की वैल्यू निकालनी। तो यार ये तो कोई क्वेश्चन नहीं हुआ, ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन हो गया। देखिए बहुत ही आसानी से मैंने माना इस पॉइंट पे टेंशन T1 है और इस पॉइंट पे टेंशन T2 है, नीचे की तरफ mg लगेगा, ऊपर की तरफ T2 लगेगा, तो T2 की वैल्यू mg के बराबर हो गई, तो T2 इज इक्वल टू mg, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। अगर मैं यहां देखता हूं तो ये है मेरे पास में T1 और ये वाला एंगल थीटा है, तो ये है T1 cos थीटा और ये है मेरे पास में T2 cos थीटा sin थीटा, तो T1 cos थीटा एंड T1 sin थीटा। अब ये जो T1 cos थीटा है ये बैलेंस करेगा T2 को, क्योंकि नीचे की तरफ T2 लग रहा है, तो T1 cos थीटा इज इक्वल टू T2 एंड T1 sin थीटा इज इक्वल टू F।
तो ये है मेरे पास में इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। अगर मैं यहां से डिवाइड कर देता हूं तो जो tan थीटा आ जाता है दैट इज फोर्स डिवाइडेड बाय T2। tan थीटा इज 45 एंड tan 45 इज 1। तो जो फोर्स F हो गया वो T2 के बराबर है, जो कि mg के बराबर है। m into g is 100 न्यूटन्स। सो दिस इज द आंसर। बहुत ही लल्लू क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि दो फोर्सेस हैं P और Q सच दैट कि उनका जो रिजल्टेंट है वो है R, ठीक। और ये आपको दे रखा है कि जो मॉड ऑफ रिजल्टेंट R है उसकी वैल्यू और P की वैल्यू दोनों की वैल्यू बराबर है, दोनों के मॉड इक्वल है, ठीक है। आपको 2P और Q का जो रिजल्टेंट आएगा और जो Q है उससे उसका जो एंगल बन रहा होगा वो आपको निकालना है। देखिए मैं क्वेश्चन आपको वापस समझा देता हूं। क्वेश्चन में दो वेक्टर्स गिवन है, ये दोनों वेक्टर्स फोर्सेस है P एंड Q। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो है R का मॉड और P का मॉड, एक वेक्टर का मॉड बराबर है। दिस इज गिवन टू अस। तो ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन मुझे ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। क्या पूछा गया है? पूछा ये गया है कि मेरे पास में 2P और Q का जो रिजल्टेंट आएगा, इस रिजल्टेंट और Q के बीच में, इस रिजल्टेंट और Q के बीच का एंगल कितना होगा वो आपको फाइंड करना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, आप अगर चाहें तो इसको दिमाग में भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना। कैसे करेंगे? देखिए क्वेश्चन में जो रिजल्टेंट है वो P प्लस Q का रिजल्टेंट है। तो जो रिजल्टेंट होता है R वेक्टर, ये हो जाएगा मेरे पास में P वेक्टर प्लस Q वेक्टर, ठीक है। तो इसका जो मॉड हो गया वो हो गया मेरे पास में P वेक्टर प्लस Q वेक्टर, और ये चीज आपको दे रखी है P वेक्टर का मॉड। अब आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा तो मेरे पास में P प्लस Q का होल स्क्वायर इज इक्वल टू P के मॉड का होल स्क्वायर। अगर कोई भी वेक्टर है उसके मॉड का अगर मैं स्क्वायर कर देता हूं तो ये जो चीज हो जाती है ये हो जाती है A डॉट A, ठीक है। दैट मीन्स अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ये चीज लिखी हुई है मेरे पास में P प्लस Q मल्टीप्लाइड बाय या डॉट बाय P प्लस Q, और ये चीज लिखी हुई है P प्लस P। देखिए ये लिखा हुआ है P डॉट P प्लस Q डॉट Q प्लस 2P डॉट Q, और ये चीज है P डॉट P। P डॉट P से P डॉट P उड़ा दीजिए, इन दोनों में से Q डॉट को कॉमन ले लीजिए, तो बीच में आएगा मेरे पास में Q प्लस 2P इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब ये हुआ कि 2P प्लस Q और Q वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 है। और आप जानते हैं कि अगर कोई भी दो वेक्टर्स होते हैं और उनके बीच का डॉट प्रोडक्ट जो है अगर वो 0 हो जाता है तो उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। दैट मींस द एंगल बिटवीन दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर इज 90 डिग्री। तो इसका जो आंसर आ जाएगा दैट इज 90 डिग्रीज, ठीक है। तो आंसर इज 5/2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। A cricket ball of mass 0.15 kg is thrown vertically upward by a bowling machine so that it rises a maximum height of 20 meters. After leaving the machine, if a part pushing the ball applies a constant force F on a ball which moves horizontally by a distance of 0.2 meters while launching, find the value of F. देखिए क्वेश्चन एनएलएम से रिलेट किया जा सकता है, बट एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ये वर्क पावर एनर्जी का क्वेश्चन है। कैसे? आप इसको ऐसे समझिए कि मेरे पास में एक प्लंजर है, उस प्लंजर से जब मैं उसको पुश करता हूं तो फोर्स जो है वो x से डिस्प्लेस होता है ना। ये जो फोर्स है इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया x, इसने किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया और किसी मैकेनिज्म से ये बॉल उछल गई और बॉल के अंदर वेलोसिटी है v नॉट इज नॉट गिवन टू अस। ये बॉल h हाइट राइज करती है। बॉल इनिशियली यहां पर थी और बॉल फाइनली यहां पर पहुंच गई और यहां इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। तो जो राइज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो है mgh, और ये जो चीज है ये बॉल के अंदर कहां से आई? सो दैट इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द फोर्स। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे वर्क डन बाय फोर्स इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी विच इज इक्वल टू mgh, और वर्क डन हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो दिस इज द इक्वेशन विच विल लीड टू द आंसर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, छोटा सा कॉन्सेप्ट, वर्क पावर एनर्जी। आप फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर देंगे तो डिस्प्लेसमेंट है 0.2 और m जो है दैट इज 0.15 kg, g की वैल्यू 10 है और h जो है दैट इज 20 मीटर्स। तो ये है मेरे पास में 20 मीटर्स। आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो फोर्स इज 150 न्यूटन्स विच इज द आंसर। राइट, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Students, question number 6. A small ball of mass m is thrown upward with a velocity u from the ground. The ball experiences a resistive force m kv square, where v is speed.
फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल। तो सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है कि कोई बॉल है, उस बॉल का मास m है और मैंने उसको ऊपर की तरफ फेंक दिया है u वेलोसिटी से। अब जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है, किसी मोमेंट पर अगर इसकी वेलोसिटी v ऊपर की तरफ है तो इस पर नीचे की तरफ एक एक्सेलरेशन a महसूस होगा। ये a बेसिकली इसका रिटार्डेशन होगा। अब ये जो रिटार्डेशन है ये दो फोर्सेस के कॉम्बिनेशन से या दो एक्सेलरेशंस के कॉम्बिनेशन से आएगा। एक तो इस पर नीचे की तरफ mg लग रहा होगा और एक इस पर रेजिस्टिव फोर्स Fr लग रहा होगा। तो किसी भी मोमेंट पर इस ऑब्जेक्ट पर जो भी नीचे की तरफ नेट फोर्स होगा वो हो जाएगा mg प्लस mkv² एंड इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। आप जानते हैं कि जो भी फोर्स होता है दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये लिखा हुआ है मास इनटू एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन a जो है ये हम निकाल सकते हैं, इट इज इक्वल टू g प्लस kv² एंड दिस इज द नेट रिटार्डेशन फॉर एन ऑब्जेक्ट। कोई भी एक्सेलरेशन जो होता है इसको अपन तीन तरीके से लिख सकते हैं, dv by dt, vdv by dx और मेरे पास में d2x by dt²। और यहां पर जो है मैं माइनस dv by dx का इस्तेमाल करूंगा, माइनस vdv by dx। ठीक है, और ये जो चीज हो गई ये है g प्लस k इंटू v²। माइनस क्यों लगाया बच्चों? क्योंकि ये रिटार्डेशन है। रिटार्डेशन वेलोसिटी को कम करता है, ब्रेक लग रहे होंगे इसलिए नेगेटिव साइन। इधर उधर ले जाकर के इंटीग्रेट कर देते हैं तो v इंटू dv इज इक्वल टू g प्लस kv² इज इक्वल टू माइनस ऑफ dx। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया। जिस पॉइंट पर x 0 था उस पॉइंट पर इनिशियल वेलोसिटी u थी और जब x की वैल्यू h max आ जाएगी, जो मैक्सिमम हाइट है, अगर मैं उसको h max कह देता हूं तो h max अगर मैं निकाल लूं तो यहां पर इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो फाइनल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 0। तो अब इस इंटीग्रेशन को परफॉर्म करना है। देखिए कैसे इंटीग्रेशन को परफॉर्म करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं पुट नीचे वाली पूरी चीज को अगर मैं सपोज z मान लूं तो g प्लस kv² इज इक्वल टू z। दोनों तरफ से डिफरेंशिएट कर लीजिए तो 2kv dv इज इक्वल टू dz, राइट। तो अगर मैं इसको गौर से देखूं तो ये चीज मेरे पास में लिखी हुई है 0 से v, 0 से u। तो ये लिखा हुआ है मेरे पास में, जब ये u है तो विच इज इक्वल टू g प्लस ku² से g, और v dv की जगह पर मैं यहां से लिख सकता हूं 1/2k इंटू dz, राइट। और ये जो पूरी चीज हो जाएगी ये है मेरे पास में z विच इज इक्वल टू माइनस, इसका इंटीग्रेशन आ गया h max, राइट। अच्छा, ये माइनस इधर ला करके अगर मैं लिमिट को इंटरचेंज कर दूं तो ये लिखा जाएगा h max इज इक्वल टू 1/2k 1 बाई z का इंटीग्रेशन हो गया ln z, सो दिस इज ln z। और क्योंकि ये माइनस मैं इधर लेके आया हूं और लिमिट को इंटरचेंज कर रहा हूं विच इज इक्वल टू g प्लस ku² डिवाइड बाई g। अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू कर देंगे और आप जानते हैं कि मेरे पास में ln a माइनस ln b इज ln a अपॉन b का इस्तेमाल कर लेंगे 1/2k ln ऑफ g प्लस ku² डिवाइडेड बाय g। सो दिस इज द आंसर, राइट। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? अगर आप चारों ऑप्शंस देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी इसके साथ मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर पढ़िए। A particle of mass m is fixed to one end of the spring having a constant k and it is unstretched length L0. The another end is fixed. The system is given an angular velocity omega about a fixed end of the spring such that it rotates in a circle in a gravity free space. Gravity consider नहीं करना है. Then the stretch of the spring is. दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली इरोडोव से लिया गया क्वेश्चन है और आपको ये हर जगह मिलेगा। जितने भी कोचिंग क्लासेस हैं, बहुत ही घिसा पिटा सा क्वेश्चन है। सो इट इज ए स्टैंडर्ड क्वेश्चन, हर कोचिंग क्लास, हर स्टडी मटेरियल में मिलेगा। सिनेरियो क्या है? हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ग्रेविटी नहीं है, स्प्रिंग की लेंथ है L0, L0 इसकी नेचुरल लेंथ है, ऑब्जेक्ट को बांध दिया, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट जो है ये सेंटर से L0 डिस्टेंस पर है। अब आपने इसको घुमा दिया, जब आप इसको घुमाएंगे तो इस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा और उसकी वजह से ये एक्सटेंड हो जाएगी। तो स्प्रिंग की जो एक्सटेंशन है वो है x। तो लेट अस से x इज इलोंगेशन इन स्प्रिंग। तो अब जो सर्किल की रेडियस हो जाएगी ये हो जाएगी L0 प्लस x, और अगर ये घूम रहा है सर्किल पे तो ये L0 प्लस x रेडियस के सर्किल पे घूम रहा होगा।
अब इस सिचुएशन में ऑब्जेक्ट यहां है, ऑब्जेक्ट का मास m है, इस पर बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा m ओमेगा स्क्वायर r और अंदर की तरफ एक स्प्रिंग कांस्टेंट या स्प्रिंग का फोर्स होगा Fs। तो स्प्रिंग का फोर्स होगा Fs। इस सिचुएशन में फोर्स बैलेंस कर सकते हैं। आउटवर्ड फोर्स इज इक्वल टू इनवर्ड फोर्स, तो स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट। यहां से अपन आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं कि अगर स्प्रिंग के अंदर x इलॉन्गेशन हुआ है तो स्प्रिंग फोर्स kx होगा, और r की वैल्यू हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, L0 प्लस x, तो यहां से x कैलकुलेट कर लीजिए। दिस इज m ओमेगा स्क्वायर L0 डिवाइडेड बाय k माइनस m ओमेगा स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी और बहुत ही स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, जेईई 2020 के मेंस के एग्जामिनेशन से एनएलएम से मोर और लेस इतने क्वेश्चंस बनते हैं, और जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपने देखा कि फोर्सेस को, यानी कि जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है उसको अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के साथ में यूटिलाइज करने की कोशिश की गई है। कभी सर्कुलर के साथ, कभी फ्रिक्शन के साथ, कभी वेक्टर्स के साथ। तो आपको कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स यहां देखने को मिलेगा। इतना ही इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।